एकेडमिक राइटिंग पढ़ना है, जिसमें आपको उसके मीनिंग, टाइप्स और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। यूनिट 2 में राइटिंग सिनॉप्सिस पढ़ना है और प्लेगरिज्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 रिपोर्ट राइटिंग है और डेवलपिंग करना है एकेडमिक ऑनेस्टी को। यूनिट 4 में राइटिंग करना है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में और कॉन्फ्रेंस पेपर के बारे में। यूनिट 5 में रेफरेंसिंग है और इन टेक्स्ट जो सिटेशन होता है वो पढ़ना है। राइटिंग करना है डिजर्टेशन एंड थीसिस के बारे में। और यूनिट 6 में आपको बेसिकली राइटिंग लेटर्स एंड एप्लीकेशन पढ़ना है और बायोडेटा और करिकुलम विटा जिसे सेबी कहते हैं ये बताना पड़ेगा। टोटल 6 यूनिट अगर देखा जाए तो आपको लग रहा होगा भाई ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये आपको इंग्लिश टाइप का लग रहा होगा कुछ, लेकिन ये अगर आपसे ये बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे के सारे चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में अगर आप सही से बोल या फिर कोई चीज़ समझ नहीं पाए कैसे किसके सामने क्या बोल के रखना है तो वो फिर दिक्कत हो। इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो चलिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो भी पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहला सवाल है शैक्षणिक लेखन, जिसे एकेडमिक राइटिंग कहते हैं, ये क्या होता है और इसकी विशेषताओं इसकी विशेषताओं का या फिर इसकी विशेषताओं और महत्व को आपको वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, तो आइए इसके जानते हैं पहले कि जो शैक्षणिक लेखन होता है, एकेडमिक राइटिंग होता है, ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा और शोध, शोध मतलब कोई चीज़ की खोज कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के बारे में बता रहे हैं, इस क्षेत्र में अपने विचार, तथ्य और जो शोध परिणामों को व्यवस्थित रूप से अगर आप प्रस्तुत करते हैं, जिस लेखन शैली का हम लोग उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, शैक्षणिक लेखन कहते हैं, यानी एकेडमिक राइटिंग कहा जाता है। यह लेखन मुख्य रूप से विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय और जो शोध संस्थान होते हैं उनमें इस चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो शैक्षणिक लेखन है इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं होता, बल्कि किसी विषय का गहराई से विश्लेषण करना होता है। प्रमाण के आधार पर आप क्या करते हैं, कोई भी चीज को तर्क जो है प्रस्तुत करते हैं और ज्ञान के विकास का योगदान इसमें देना पड़ता है अपना। यह लेखन जो है वो वैज्ञानिक, स्पष्ट, तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास है। अब इस शैक्षणिक लेखन का अर्थ अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल बात करें तो शैक्षणिक लेखन वो औपचारिक बेसिक एक लेखन शैली होता है जिससे आप किसी भी विषय से संबंधित विचार, तथ्य और शोध परिणामों को क्या करते हैं, तार्किक और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका होता है। ठीक है, इसमें लेखक क्या करता है, अपने जो विचारों को प्रमाण, उदाहरण, आंकड़े और संदर्भों के माध्यम से क्या करता है, स्पष्ट करता है। शैक्षणिक लेखन में व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उसको आपको छोड़ के जो भी तथ्य, अपने पर्सनल इमोशंस को नहीं रखना है, जो तथ्य हो गए, जो प्रमाण हो गए, उनको अधिक महत्व देना पड़ता है। यहाँ पर सरल शब्दों में कहा जाए तो शोध हो गया, अध्ययन हो गया और ज्ञान को लिखित रूप से प्रस्तुत करने की जो औपचारिक प्रक्रिया होती है उसे हम लोग शैक्षणिक लेखन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसी शैक्षणिक लेखन के देखिए कई प्रकार होते हैं, उनमें सबसे पहला हमारे पास है वर्णनात्मक लेखन, जिसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के लेखन में किसी भी विषय, घटना या वस्तु का विवरण दिया जाता है और इसमें तथ्य और जो जानकारी है उसे यहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है, ये बताया हुआ है। दूसरा है विश्लेषणात्मक राइटिंग या फिर लेखन, जिसे एनालिटिक राइटिंग जिसे कहते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस लेखन में किसी विषय का विश्लेषण किया जाता है, इसमें विभिन्न विचारों की तुलना और व्याख्या यहाँ पर की जाती है। तीसरा है तर्कपूर्ण लेखन यानी आर्गुमेंटिव राइटिंग। इस प्रकार के लेखन में लेखक किसी विषय पर अपना क्या करता है, तर्क प्रस्तुत करता है और उसे प्रमाणों के आधार पर क्या करता है, प्रूफ भी करता है, सिद्ध करने का काम करता है। फिर चौथा है आलोचनात्मक लेखन, क्रिटिकल राइटिंग। इसमें किसी विचार, सिद्धांत या शोध कार्य का मूल्यांकन और आलोचनात्मक एक विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स थे इसके। अब यही जो शैक्षणिक लेखन है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसा पहला हमारे पास है कि शैक्षणिक लेखन के कई महत्व जो इसे सामान्य लेखन से अलग बनाने का कार्य करती है, उनमें पहला विशेषता बताया हुआ है औपचारिक भाषा यानी फॉर्मल लैंग्वेज। शैक्षणिक लेखन में औपचारिक और शुद्ध भाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें बोलचाल की भाषा या अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्पष्टता होती है और सटीकता होती है, यानी इस लेखन में विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि पाठक विषय को आसानी से यहाँ पर समझ सके। ठीक है, फिर है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। शैक्षणिक लेखन में व्यक्तिगत भावनाओं और पक्षपात से बचा जाता है। इसमें तथ्य और प्रमाणों के आधार पर विचार जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ तार्किक संरचना होती है, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इस लेखन में विचारों को एक निश्चित क्रम में और संरचना में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हो गया हमारे पास प्रस्तावना, जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला है इसके जो मुख्य भाग में अगर कहा जाए, मेन बॉडी में यह निष्कर्ष निकाला जाए तो प्रमाण और संदर्भ में अगर एविडेंस और रेफरेंसेस के बारे में बात करें, शैक्षणिक लेखन में तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें उचित रूप में संदर्भित भी किया जाता है हमारे पास। ठीक है, फिर शोध आधारित लेखन किया जाता है, रिसर्च बेस्ड राइटिंग। इसमें जानकारी
शोध और अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। और फिर है 7वां नंबर, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। शैक्षणिक लेखन में मौलिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें किसी अन्य लेखक की सामग्री को बिना संदर्भ करके क्या किया जाता है, उपयोग करना यहाँ गलत माना जाता है, याद रखिएगा। अब इसका महत्व क्या है हमारे पास है, तो पहला ये ज्ञान के विकास को है क्या। शैक्षणिक लेखन के माध्यम से जो नए विचार होते हैं और जो शोध परिणाम देखने को मिलते हैं, ये समाज के सामने आते हैं, जिससे ज्ञान का क्या होता है, विकास होता है हमारे पास है। फिर शोध कार्यों को प्रस्तुत करने का माध्यम, इसमें लेखक क्या करता है, लेख के माध्यम से शोध पत्र हो गया, रिपोर्ट हो गया, थीसिस के रूप में इसे क्या करने, प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है, विचारों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। लेखक को देखिए, लेखन के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। फिर चौथा पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है हमारे पास। विद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न विचारों पर निबंध हो गए, रिपोर्ट हो गए और शोध पत्र लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर है विश्लेषणात्मक जो आपका क्षमता, उसका भी विकास होता है। शैक्षणिक लेखन जो है विद्यार्थियों के सोचने, विश्लेषण करने और तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देने का कार्य करता है। फिर है अगला है संचार कौशल का विकास। इस लेखन के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना सीखता है हमारे पास है। सातवां पॉइंट, व्यावसायिक जीवन में क्या करता है, उपयोग है हमारे पास है। शैक्षणिक लेखन कौशल विकास में शोध हो गया, शिक्षा हो गया और अन्य पेशों में क्या होता है, बहुत अधिक उपयोगी होता है हमारे पास है। अब इसकी संरचना के बारे में बात करें तो पहले सबसे पहले क्या करना, प्रस्तावना, यानी इस भाग में विषय का जो परिचय है वो दिया जाता है और लेखन का या लेख का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट यहाँ पर किया जाता है। दूसरा है मुख्य भाग, यानी जो मेन बॉडी रहता है, इसमें विषय संबंधित विचार हो गए, तर्क हो गए, उदाहरण हो गए और प्रमाण जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा है निष्कर्ष हमारे पास है। इस भाग में पूरे कह सकते हैं विषय का सार जो प्रस्तुत किया जाता है और मुख्य विचारों को संक्षेप में यहाँ पर बताया जाता है। फिर निष्कर्ष का अगर निकालना चाहें तो निष्कर्ष कर सकते हैं कि शैक्षणिक लेखन जो है शिक्षा और शोध का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार होता है और नए विचारों का यहाँ पर विकास होता है। शैक्षणिक लेखन की विशेषताएं जैसे इसमें स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता, तार्किकता, प्रमाण आधारित होती है। प्रस्तुति इसे सामान्य लेखन से अलग बनाती है। यह विद्यार्थी और शोधकर्ताओं को अपने विचारों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। इस प्रकार कह सकते हैं शैक्षणिक लेखन जो है शिक्षा, शोध और ज्ञान के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो पेपर में आपसे 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास है, रिपोर्ट लेखन क्या है, इसकी संरचना और इसके महत्व को समझाना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्ट लेखन क्या होता है। ठीक, आधुनिक शिक्षा, प्रशासन, व्यवस्था और शोध कार्यों में रिपोर्ट लेखन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम किसी विषय, घटना, समस्या, परियोजना या शोध से संबंधित जब तथ्यों को हम एक व्यवस्थित रूप से, स्पष्ट तरीके से और औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी कार्य की स्थिति हो गई, उसके परिणाम हो गए और निष्कर्षों का क्या करते हैं, विस्तार से हम लोग बताया जाता है। यह जानकारी देने के साथ साथ निर्णय लेने में सहायता करता है। विद्यालय, महाविद्यालय हो गए, कार्यालय हो गए, उद्योग हो गया, सरकारी संस्थानों में रिपोर्ट लेखन का व्यापक उपयोग होता है, बड़े पैमाने उपयोग होता है हमारे पास है। अब इसका अर्थ के बारे में जानना चाहें तो रिपोर्ट लेखन हुआ प्रक्रिया बेसिकली जिसमें किसी विषय, घटना, शोध या परियोजना से संबंधित जो जानकारी उसको एक व्यवस्थित रूप में और तथ्यात्मक रूप में हम लोग प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी कार्य, घटना या समस्या के बारे में तथ्य हो गए, निष्कर्षों को लिखित रूप से जब व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इस पद्धति को या इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले रिपोर्ट लेखन होता क्या ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, पहला लोगों को जानकारी देना, किसी भी स्थिति का क्या करना, विश्लेषण करना है, क्या निष्कर्ष हो सकता है ये प्रस्तुत करना और समाधान के जो भी सुझाव हो सकते हैं वो बताया जाता है इसका। ठीक है, अब इसी रिपोर्ट लेखन के देखिए अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किसी संस्था, कार्यालय या संगठन की लिखी जाती है। इसमें भाषा जो होती है वो औपचारिक होती है और एक निश्चित संरचना का यहाँ पर हम लोग पालन करते हैं। जैसे सरकारी रिपोर्ट हो गया, कार्य रिपोर्ट हो गया, वार्षिक रिपोर्ट हो गया। ठीक है, इसमें प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। दूसरा अनौपचारिक रिपोर्ट यानी इनफॉर्मल लेटर, यह अपेक्षाकृत सरल और संक्षिप्त होती है। इसमें औपचारिक नियमों का पालन जो होता है वो कम होता है। जैसे उदाहरण के अगर आप तौर पर लिखना चाहें, कक्षा की गतिविधियों की रिपोर्ट होगी, किसी छोटे कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाना होगी, इसमें कोई फॉर्मेट वैल्यू नहीं करता आपका। ठीक है, तीसरा है शोध रिपोर्ट यानी रिसर्च रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किसी भी हमारे पास है शोध या अध्ययन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाती है। इसमें समस्या, पद्धति, परिणाम और निष्कर्ष ये सभी चीजें इनमें शामिल की जाती है। ठीक है, चौथा है प्रगति रिपोर्ट यानी कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। इस रिपोर्ट में किसी परियोजना या कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है। उदाहरण, किसी निर्माण कार्य की जो प्रगति रिपोर्ट है, किसी परियोजना की मासिक जो रिपोर्ट हो गई। फिर घटना रिपोर्ट,
इसमें किसी कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन या गतिविधि के बारे में जानकारी देने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है हमारे पास। फिर रिपोर्ट लेखन की संरचना के बारे में बात करें तो एक अच्छी रिपोर्ट सामान्यतः निम्नलिखित भागों में विभाजित करती है। पहला, उसका शीर्षक अच्छा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, टाइटल जिसे हम लोग कहते हैं। तो रिपोर्ट का शीर्षक स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक पढ़ते ही पाठक को पता चल जाना चाहिए कि रिपोर्ट किस विषय पर ये समझ आना चाहिए। जैसे विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी रिपोर्ट, यानी स्कूल में जो भी हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर है। अब इसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है। इस भाग में निम्नलिखित बातें बताएं। पहले रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, रिपोर्ट की पृष्ठभूमि क्या है, उसे विषय की पृष्ठभूमि क्या है, रिपोर्ट लेखन कार्य क्या है हमारे पास है, और विषय का जो संक्षिप्त परिचय वो इसमें दिया जाता है, ये बताया हुआ हमारे पास है। ठीक है, यह भाग पूरे पाठक को कि किस कैसे पढ़ना है परिचित करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा है मुख्य भाग, जिसे हम लोग मेन बॉडी कहते हैं। ठीक है, यह रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। मुख्य भाग में शामिल होते हैं तथ्य तथा आंकड़े, घटना का विवरण हो गया, अध्ययन या सर्वेक्षण के जो परिणाम हो गए, और विश्लेषण और चर्चाएं होती है हमारे पास है। मुख्य भाग को उप शीर्षकों में हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित किया जाता है, जो ताकि जो जानकारी है वो व्यवस्थित रूप से क्या हो सके, प्रस्तुत हो सके। फिर विश्लेषण है हमारे पास है। इस भाग में जो प्रमुख तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, यहाँ बताया जाता है कि समस्या का कारण क्या है, स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, और विभिन्न पहलुओं का यहाँ पर अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, फिर इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इस भाग में पूरी रिपोर्ट का जो सार है वो प्रस्तुत यहाँ पर किया जाता है। निष्कर्ष में मुख्य बिंदुओं को संक्षेप बताया जाता है। सुझाव में अगर बात करें, रिकमेंडेशन क्या किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो इस भाग में समस्या के जो भी सुधार समाधान के लिए जो सुझाव होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे सुधार के उपाय हो गए, भविष्य के लिए क्या योजना है, बेहतर कार्य के सुझाव क्या हो सकते हैं, ये बता सकते हैं। एक अच्छा रिपोर्ट कब हो सकता है, इसकी विशेषताएं क्या है। पहला, ये स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। रिपोर्ट की भाषा स्पष्ट और समझने में आसानी होनी चाहिए। तथ्यात्मक मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। रिपोर्ट में केवल सही और जो प्रमाणित जानकारी है वही होनी चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए। रिपोर्ट में देखिए अनावश्यक विवरण नहीं होना चाहिए। तार्किक क्रम होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। सही जानकारी सही क्रम में यहाँ पर प्रस्तुत होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता हमारे पास है। रिपोर्ट में व्यक्तिगत विचारों के बजाय जो तथ्य और प्रमाण होते हैं वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। फिर रिपोर्ट लेखन का देखिए महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग का, ये बताया हुआ है कि रिपोर्ट लेखन शिक्षा, प्रशासन और व्यवसाय में क्या अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पहले, जानकारी प्रस्तुत करने का एक प्रभावी माध्यम होता है। रिपोर्ट के माध्यम से किसी विषय से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित रूप में क्या करता है, प्रस्तुत किया जाता है हमारे पास है। दूसरा, निर्णय लेने में सहायक होता है। सरकारी अधिकारी और संस्थान जो है रिपोर्ट के आधार पर ही क्या करते हैं, महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो ले सकते हैं। शोध कार्यों में क्या हमारे पास है, ये जरूरी होता है हमारे पास। शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों को रिपोर्ट के माध्यम से ही क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। फिर चौथा पॉइंट है समस्याओं के समाधान में क्या होता है, हमारे पास सहायक होता है। रिपोर्ट के माध्यम से समस्या का विश्लेषण किया जाता है और इसके समाधान के जो सुझाव होते हैं वो दिए जाते हैं। संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। रिपोर्ट जो है विभिन्न भागों और संस्थानों के बीच में जानकारी साझा करने का प्रभावी माध्यम होता है। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में इसका तो बहुत ज़्यादा अच्छा का इंपॉर्टेंट है। इसने लेखन और विश्लेषण क्षमता का विकास होता है छात्र छात्रों का। निष्कर्ष अगर देखा जाए तो अंत हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट लेखन जो है आधुनिक शिक्षा और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके माध्यम से किसी विषय, घटना या समस्या से संबंधित जो भी जानकारी है उसको स्पष्ट, व्यवस्थित और तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक अच्छा रिपोर्ट में स्पष्टता, सटीकता और तार्किक जो संरचना होती है। रिपोर्ट लेखन न केवल बेसिक जानकारी प्रदान करता है बल्कि निर्णय लेने हो गया, समस्या समाधान हो गया और ज्ञान के विकास में सहायक होता है हमारे पास। इस प्रकार रिपोर्ट लेखन जो है शिक्षा फॉर्मल लेटर कहते हैं और आवेदन पत्र जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। इस सवाल को आपको लग रहा है कि ये सवाल इजी है क्योंकि आप लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, आपको मालूम होगा, और आवेदन पत्र भी लिखते हैं, लेकिन दोनों की संरचना के आधार पर हमें इसके समझाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर हमें इसके डिफरेंस को बताना पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले ये जो पत्र लेखन हम लोग करते हैं ये संचार का यानी कम्युनिकेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है हमारे पास है। अगर कोई भी संस्था हो, कार्यालय हो या अधिकारी हो को औपचारिक रूप से सूचना देना हो, अनुरोध करना हो या शिकायत करने के लिए औपचारिक पत्र और या आवेदन लिखे जाते हैं। इन पत्रों की भाषा हमें सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विनम्र होनी चाहिए तथा इन्हें एक निश्चित संरचना के अनुसार यानी फिक्स स्ट्रक्चर के अनुसार हमें इसे लिखने का फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए। अब ये जो औपचारिक पत्र होता है ये क्या होता है अगर बात करें अपने, ठीक है, तो औपचारिक पत्र या जो फॉर्मल लेटर होता है जब हम किसी अधिकारी को, संस्था को या किसी संगठन के किसी मान लीजिए आधिकारिक कार्य के लिए जब पत्र लिखते हैं उस पत्र को कहते हैं औपचारिक पत्र। इसमें औपचारिक और विनम्र भाषा यानी हमारी भाषा का मर्यादा इसमें बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य सूचना देना, शिकायत करना हो सकता है, आप किसी से अनुरोध कर रहे हैं या किसी से सुझाव दिया जा रहा है, ये सभी चीज़ें इनमें आप शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य को आप छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं
तो आप ये नहीं कि आप उसमें अपनी भाषा का उल्लंघन कर सकते हैं, आपको अपनी भाषा को मर्यादा में रखना है और उसी के हिसाब से आपको अपना वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप नगर निगम के किसी अधिकारी को शिकायत पत्र लिख रहे हैं, किसी संस्था को जानकारी के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, ये सभी चीज़ें क्या होती है हमारे पास है औपचारिक पत्र में शामिल होती है। अब इसी औपचारिक पत्र की संरचना के बारे में बात करें, क्या होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ कह सकते हैं स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब उन स्टेप्स में पहला सबसे पहले क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेषक का पता, यानी जिनको पत्र भेजना है आप उनका क्या लिखोगे, पता लिखोगे। ठीक है, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का जो पता होना चाहिए वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाईं ओर लिखा जाता है, यानी जिसको, ठीक है, इससे प्राप्तकर्ता को पता चलता है ये पत्र कहाँ से भेजा। यानी सबसे पहले आप अपना क्या करोगे, एड्रेस लिखोगे, वो भी कहाँ पर, लेफ्ट साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, जिससे जो रिसीवर रहेंगे, मतलब जिनको पत्र भेजा जा रहा है, जब उनको मिलेगा तो पता तो चलेगा भाई ये जो लेटर है वो कहाँ से है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पत्र लिखा, ये लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखा, अपना एड्रेस को लिखा, यहाँ पर जब पटना बिहार हो गया मान लीजिए, इस साइड पे लिखते हैं। दूसरा उसके बाद क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, यानी दिनांक को लिखा जाता है। पत्र के पते के नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है, पत्र लिखने की तारीख लिखी जाती है। जैसे आपने पहले ये अपना एड्रेस दिया, एड्रेस के बाद आपने क्या किया, डेट को वहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, फिर है प्राप्तकर्ता का पता, यानी रिसीवर का मैसेज। इसके बाद उस व्यक्ति या संस्था का आपको क्या लिखना पड़ता है, नाम और पता लिखा जाता है, जिससे आप लोग पत्र भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसका, प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं, तो प्रधानाचार्य जो भी स्कूल है पटना या जो भी, वो लिख दिया आप लोग। उसके बाद आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है कि आप क्यों लिख रहे पत्र, क्या कारण है पत्र लिखने पे। तो उस विषय को आपको क्या करना पड़ेगा, संक्षेप में शॉर्ट में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए छुट्टी के लिए मांग रहे हैं, तो अवकाश के लिए क्या हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया हमारे पास है। दूसरा, अब यहाँ जब आप पत्र संबोधन करते हैं, मतलब सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं, तो पत्र की शुरुआत में आपको सम्मान पूर्वक संबोधन किया जाता है। जैसे आप महोदय हो गया, सभी ने महोदय हो गया हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे सैल्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है उसके बाद आप लिखते हैं मुख्य भाग, जिसे हम लोग बॉडी कहते हैं। यानी यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रारंभ, आपने पत्र लिखने का उद्देश्य बताया जा रहा है। मध्य भाग में आप अपनी समस्या या जो विषय है उसको विस्तार से आप उस चीज को बारे में वर्णन कर रहे हैं। और तीसरा, उस चीज को क्या कर रहे हैं, अंत करने समय आप विनम्र रूप से अनुरोध या निष्कर्ष आप चीज को वहां पर मेंशन करते हैं, लिखा जाता है। दूसरा, समापन, जब क्लोजिंग करते हैं तो आप वहां पर पत्र के अंत में विनम्र शब्द लिखते हैं, जैसे उदाहरण हो गया, धन्यवाद हो गया, भवदीय हो गया, इन सभी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, हस्ताक्षर। अंत में पत्र लिखने वाले व्यक्ति का आप अपने नाम और पत्र जो अपना हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है, उस सिग्नेचर का आप यहाँ पर करते हैं। तो ये प्रॉपर कहा जाए ना, ये प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू आपसे बच्चों को ये पत्र लिखा जाता है। तो ये था हमारे पास औपचारिक पत्र, जिसे हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, आवेदन पत्र भी पूछा गया, क्योंकि संरचना के आधार पर बताना है। तो आवेदन पत्र क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, यह वह पत्र होता है जब किसी अधिकारी या संस्था से किसी कार्य के लिए अनुरोध किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि आप अनुमति किसी से प्राप्त करते हैं या किसी सुविधा के लिए, मान लीजिए जब पत्र लिखना होता है तो ये उस पत्र में काउंट होता है हमारे पास। जैसे उदाहरण है, मान लीजिए नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, अवकाश के लिए आवेदन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, ये सभी के सभी पत्र हमारे पास आवेदन पत्र में शामिल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर भी सेम इसे, पहले सबसे पहले क्या करना है, पत्र मतलब अपना जो पता है वो लिखना है, प्रेषक का पता मतलब सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। पत्र लिखने वाले का जो पता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है हमारे पास है। उसके बाद आप अपना दिनांक लिखोगे, मतलब जो डेट है उस डेट को लिखोगे। फिर प्राप्तकर्ता का, मतलब जिनको भेजना है उसका नाम और जो पद है वो किस अधिकारी है, वो जो भी लिखना पड़ेगा लिखिएगा। और जिस अधिकारी को आवेदन भेजा जा रहा है उसका नाम और पद लिखा जाता है। विषय, मतलब आप वहाँ पर सब्जेक्ट में क्या कारण है जिस वजह से आपने पत्र लिखा, वो संक्षेप में लिखना पड़ेगा। फिर संबोधन हम लोग करते हैं, वही सैल्यूटेशन, जैसे महोदय महोदय लिखना पड़ेगा। और फिर मुख्य भाग लिखते हैं, यानी जो भी आपके बारे में, जो भी आप बताने जा रहे हैं मुख्य बातें, वो आप इसमें लिखेंगे। फिर अपना परिचय दीजिएगा, आवेदन करने का क्या कारण है, फिर आप उनसे विनम्र अनुरोध करिएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में जब समापन होगा तो उसी प्रकार धन्यवाद या भव्य लिख के आप इस पत्र को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। फिर हस्ताक्षर और नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो औपचारिक पत्र है और जो आवेदन पत्र है, दोनों का अपना अपना महत्व है। पहला, ये आधिकारिक संचार का हमारे पास महत्वपूर्ण माध्यम होता है। ठीक है, दूसरा, जानकारी और अनुरोध प्रस्तुत करने का एक साधन होता है हमारे पास है। फिर तीसरा हमारे पास है प्रशासनिक कार्यों का आसान बनाता है हमारे पास है। फिर है व्यक्ति की विनम्रता और औपचारिकता को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। अगर हम निष्कर्ष पे चलते हैं तो कह सकते हैं कि औपचारिक पत्र और आवेदन दोनों ही औपचारिक संचार के महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इन्हें एक निश्चित संरचना और विनम्र भाषा में लिखा जाता है। इनका सही संरचना पालन करने का यह स्पष्ट रूप से पहुंचाता है और कार्य को स्वीकृति मिलने की संभावना जो है वो हमारे पास बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, सिनोप्सिस क्या होता है और एक अच्छे रिसर्च सिनोप्सिस के मुख्य भागों की व्याख्या करें आप लोग। तो पहले आइए जानते हैं कि सिनोप्सिस होता क्या है। तो सबसे पहले
शोध कार्य जिसे हम रिसर्च वर्क कहते हैं, करने से पहले हम जो भी शोध कर रहे रिसर्च कर रहे हैं उसके विषय, उसका उद्देश्य, पद्धति और जो भी संभावित परिणाम हो सकते हैं उनका हम जब संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाता है, इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस कहा जाता है। ठीक है, सिनॉप्सिस किसी भी शोध कार्य की जो प्रारंभिक जो रूपरेखा होती है उसे कहा जाता है। यह शोधकर्ता को अपने विषय को स्पष्ट रूप से समझना हो गया, शोध कार्य को व्यवस्थित रूप से करने में क्या करता है, मदद करता है। विश्वविद्यालय और जो शोध संस्थानों में शोध कार्य जो होते हैं वो प्रारंभ करने से पहले क्या कहता है, रिसर्च सिनॉप्सिस जमा करना आवश्यक होता है कि क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, ये सभी चीज़ बताने का कार्य करता है। अब सिनॉप्सिस का अगर अर्थ समझे तो सिनॉप्सिस शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त सार या फिर रूपरेखा जिसे कहा जाता है। ये किसी शोध कार्य, परियोजना या प्रबंध जिस थीसिस कहा जाता है उसका एक संक्षिप्त विवरण होता है। इसमें शोध विषय, उद्देश्य, पद्धति और जो भी संभावित निष्कर्ष है उनकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी शोध कार्य की जो संक्षिप्त योजना या जो रूपरेखा होती है उसे हम लोग सिनॉप्सिस कहा जाता है। अब इस सिनॉप्सिस के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों इसके क्या मतलब क्या पर्पज है, इसे हमें बताना है। तो ये शोध विषय को क्या करता है, स्पष्ट करता है। ठीक है, दूसरा शोध के उद्देश्य और महत्व को बताने का कार्य करता है, शोध की पद्धति का ये वर्णन करता है तथा शोध कार्यों की जो योजना होती है उसे प्रस्तुत करता है। पांचवा पॉइंट है शोध कार्य की जो स्वीकृति है उसे स्वीकृति प्राप्त करना है हमारे पास है। फिर अगला है एक अच्छे रिसर्च सिनॉप्सिस के मुख्य जो भाग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। पहला, किसमें शोध का क्या होता है, हमारे पास शीर्षक होता है, एक टाइटल होता है हमारे पास। ठीक है, शोध का शीर्षक स्पष्ट और क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। शोध से शीर्षक से शोध का जो विषय जो होना चाहिए उसको मतलब बेसिक टाइटल से हमें समझ आ रही है किसके बारे में। जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया हो, भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल तकनीक का प्रभाव। ठीक है, ये उदाहरण हमारे पास है। फिर दूसरा होता है प्रस्तावना या परिचय जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इस भाग में हम लोग क्या करते हैं, शोध जो है विषय की पृष्ठभूमि यहाँ पर हमारे पास दी जाती है। ठीक है, विषय का सामान्य परिचय दिया जाता है और उसका महत्व जो है बताया जाता है। इसमें शामिल होते हैं हमारे पास है विषय की पृष्ठभूमि क्या है, विषय का महत्व क्या है और शोध की आवश्यकता क्यों, ये सभी चीज शामिल की जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास है इसमें समस्या का क्या किया था, विवरण किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें उस समस्या को स्पष्ट किया जाता है जिस पर हम लोग शोध किया जा रहा है, मतलब रिसर्च किया जा रहा है। समस्या को स्पष्ट और सटीक रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। फिर है शोध का उद्देश्य क्या है, बताया जाता है। इस भाग में शोध के जो मुख्य उद्देश्य उनको बताया जाता है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और मापने योग्य होना चाहिए हमारे पास। जैसे किसी विषय के प्रभाव का अध्ययन करना होगी, इसमें किसी समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, ये सभी चीज शामिल होती है हमारे पास है। अगला हमारे पास है कि शोध जो होना चाहिए वो प्रश्न या परिकल्पना, रिसर्च क्वेश्चन होने चाहिए, हाइपोथेसिस होने चाहिए। शोध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनको प्रस्तुत किया जाता है। कुछ शोध में परिकल्पना हाइपोथेसिस के भी हाइपोथेसिस के यूज किया जाता है हमारे पास है। साहित्य समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इस भाग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किए गए जो भी शोध कार्य उनका संक्षिप्त विवरण किया जाता है और इससे यह पता चलता है उस विषय पर पहले कितना अध्ययन किया गया, क्या अध्ययन किया, ये सभी चीजें शामिल होती है इसमें। सातवां पॉइंट है शोध पद्धति जिसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। यह सिनॉप्सिस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसमें बताया जाता है शोध की विधि क्या, डेटा संग्रह की प्रक्रिया क्या, नमूना क्या यानी सैंपल क्या, उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाता है। ठीक है, फिर शोध का महत्व क्या है, इसमें बताया जाता है कि शोध से हमें क्या लाभ होगा, ये सभी चीजें बताया जाता है। तो शोध का समाज, शिक्षा या विज्ञान में क्या महत्व बताया जाता है। अब इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग कोई चीज रिसर्च करेंगे तो उसके कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे। अब सही आएगा गलत आएगा डिपेंड करता है आपकी खोज कैसी है। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिन भी पुस्तकों का, लेखों का या स्रोतों की सूची दी जाती है जिनका उपयोग शोध में किया जाता है, ये सभी चीज मेंशन होता है। अब एक अच्छा जो सिनॉप्सिस होता है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये बताया गया हमारे पास है। पहला पॉइंट है कि ये स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा, विषय का सही और सटीक विवरण होना चाहिए हमारे पास है। तीसरा, शोध का जो उद्देश्य होना चाहिए वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। चौथा है भाषा सरल होनी चाहिए और हमारी औपचारिक होनी चाहिए। पांचवा है सभी जो भाग होने चाहिए वो एक व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, अगला इस सिनॉप्सिस का क्या महत्व है। देखिए अगर हमें कोई भी शोध कार्य करना है बेसिकली उसकी योजना बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। दूसरा, शोध विषय को स्पष्ट करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। शोध को सही दिशा में निर्धारित करने का कार्य करता है। शोध कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करने में सहायक करता है। शोध को क्या करता है, बेसिकली व्यवस्थित प्रभावी बनाता है हमारे पास। और निष्कर्ष में कहा जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सिनॉप्सिस किसी भी शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है। यह शोध कार्य की जो संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करता है और शोध कार्यकर्ता को अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने में सहायता करता है। एक अच्छे रिसर्च अगर कहा जाए हमारे पास सिनॉप्सिस में विषय जो होना चाहिए उसमें शीर्षक, परिचय, समस्या, कारण, उद्देश्य, साहित्य समीक्षा,
ठीक है, शोध ये सभी चीज़ें शामिल होती है। इस प्रकार सिनॉप्सिस जो होता है हमारे पास है किसी शोध कार्य को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। डेटा आइए जानते हैं सबसे पहले। तो बायोडेटा का अर्थ है व्यक्ति के जो जीवन से संबंधित जो भी मूलभूत जानकारी हो उसके बारे में बताना। इसमें व्यक्तिगत जो जानकारी वो संक्षिप्त शॉर्ट पे में दी जाती है। यह मुख्य रूप से आपका विवाह प्रस्ताव, सरकारी आवेदन हो गया या सामान्य जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति की जानकारी अधिक होती है और जो पेशेवर प्रोफेशनल जो जानकारी होती है वो थोड़ी सी कम होती है इस बायोडेटा में। ठीक है, दूसरा बायोडेटा में क्या क्या जानकारी शामिल करते हैं? नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, पता, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, आपको कौन कौन से भाषा का ज्ञान है, आपकी हॉबीज क्या है, शौक क्या है, ये बताया जाता है। करिकुलम वीटा के बारे में बात करें तो जीसीबी कहते हैं शॉर्ट में। इसका अर्थ है जीवन का विवरण। ठीक है, यह एक विस्तृत दस्तावेज है, मतलब डिटेल वे में एक पेपर है हमारे पास है जिसमें व्यक्ति की शिक्षा, उसके अनुभव, कौशल और उसने जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की उनका विवरण यहाँ पर दिया जाता है। सीबी का उपयोग मुख्य रूप से नौकरी, शोध कार्य और पेशेवर अवसरों के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, यह बायोडाटा की तुलना में अधिक विस्तृत और हमारे पास क्या होता है ये औपचारिक होता है। ठीक है, इस सीबी में शामिल जो जानकारी होती है उसमें पहला है व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा होती है हमारे शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, तीसरा है कार्य अनुभव, कौशल होता है इसमें आपके स्किल्स क्या क्या है, आपने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की, प्रशिक्षण कहाँ से लिया, आपके कौन से चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये सभी चीज़ों को इसमें विवरण दिया जाता है। ठीक है, अब हम दोनों को देखिए पॉइंट वाइज दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला अर्थ में बात करें तो बायोडेटा व्यक्ति की जो मूलभूत व्यक्तिगत जानकारी है उसे बताता है। सीबी व्यक्ति की शिक्षा, अनुभव और उसके जो कौशल होते हैं उनको विस्तृत विवरण करता है। विवरण का स्तर के बारे में बात करें तो बायोडाटा में देखिए क्या होता है संक्षिप्त जानकारी होती है, वहीं पर सीबी में क्या होता है आपकी विस्तृत और जानकारी यहाँ पर दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? बायोडाटा में सामान्य जानकारी देना और सीबी में बेसिकली आपके पेशेवर से या आपकी योग्यता से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ प्रस्तुत करना होता है। उपयोग के बारे में बात करें कि कहाँ उपयोग होता है तो बायोडाटा विवाह हो गया, प्रस्ताव हो गया, सामान्य आवेदन हो गया उसमें होता है। सीबी का नौकरी हो गया, शोध हो गया, पेशेवर कार्य के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लंबाई में अगर बात करें तो बायोडाटा छोटा संक्षिप्त होता है, सीबी अपेक्षा के मतलब कंपेरिजन देखा जाए तो लंबा और विस्तृत होता है। जानकारी के प्रकार बायोडाटा में क्या होता है व्यक्तिगत जानकारी अधिक होती है, सीबी में शिक्षा और अनुभव अधिक होता है। संरचना में बायोडाटा इजी है लिखना और सीबी में थोड़ा सा आपको यहाँ पर फॉर्मल और व्यवस्थित संरचना फॉलो करना पड़ता है। महत्व क्या है दोनों की बात करें तो सामान्य उपयोग के लिए होता है और ये पेशेवर और जो एकेडमिक सेक्टर होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है हमारे पास है। निष्कर्ष में अगर देखा जाए तो बायोडाटा और सीबी दोनों ही बेसिकली व्यक्ति के जानकारी प्रस्तुत करने के दस्तावेज है। बेसिकली बायोडाटा मुख्य रूप से व्यक्ति की जानकारी देता है, सीबी आपके शिक्षा, अनुभव और कौशल का विस्तृत विवरण करता है। इसलिए दोनों का उपयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए यहाँ पर किया जाता है हमारे पास है। तो ये सवाल अगर आपको पेपर में पूछे कि बायोडाटा सीबी के बीच में अंतर स्पष्ट करें तो आप लोग अपने हिसाब से भी इसे चाहे तो बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म क्या होता है, इसके प्रकार और इससे बचने के जो उपाय है ये आपको बताना है। प्लेगरिज्म क्या अर्थ है? तो प्लेगरिज्म का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के जो विचार है, ठीक है, उसके शब्द हो गए या शोध या रचनाओं को बिना उचित संदर्भ यानी बिना उचित रेफरेंस दिए अपने नाम से क्या करना, प्रस्तुत करना, यही क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म कहलाता है। यह एक शैक्षणिक बेईमानी, ऑनेस्ट एकेडमिक डिसऑनेस्टी का रूप माना जाता है। जब कोई छात्र या मान लीजिए शोधकर्ता किसी किताब से, लेख से, वेबसाइट हो गया, किसी भी स्रोत से जानकारी लेकर अपने कार्य में बिना स्रोत बताए कि कहाँ से उसने इसे यूज किया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। यानी आप दूसरों की काम की नकल करना उसे बताए बिना, ये क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म के नाम से जाना, यानी सिंपल भाषा में चोरी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, उदाहरण किसी पुस्तक से पैराग्राफ कॉपी करके अपने असाइनमेंट आप लिखते होंगे, इंटरनेट से सामग्री लेकर बिना संदर्भ किए उसमें उपयोग करते हैं, किसी दूसरे छात्र के प्रोजेक्ट को अपने नाम पर जमा करते हैं, ये सभी चीज प्लेगरिज्म के उदाहरण होते हैं। अब इसके देखिए अलग अलग टाइप हो सकता है। ठीक है, पहला है डायरेक्ट प्लेगरिज्म यानी प्रत्यक्ष प्लेगरिज्म। इसमें क्या करते हैं किसी स्रोत से सामग्री का जैसा तैसा मतलब डिट्टो कॉपी कर लिया था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते, कोई मैंने जैसे किसी वेबसाइट से पूरे पैराग्राफ को कॉपी करके अपने असाइनमेंट में लिख देना, ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट प्लेगरिज्म। ठीक है, दूसरा है सेल्फ प्लेगरिज्म मतलब स्व प्लेगरिज्म। क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पहले के कार्य को दोबारा बिना बताए करता है, ठीक है, पहले मतलब जो कार्य हो चुका है लेकिन वो क्या करता है उसको बिना बताए यूज करता है, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ प्लेगरिज्म के नाम से जाना। जैसे पहले मान लीजिए कोई असाइनमेंट लिखा गया था और दोबारा उस नए असाइनमेंट को रूप में उसको बना के छाप के जमा कर देना, यही क्या कहलाता है? सेल्फ प्लेगरिज्म। फिर है मोजाइक प्लेगरिज्म। इसमें व्यक्ति क्या करता है दूसरे स्रोत से सामग्री लेकर उसमें थोड़ा सा चेंजेस करता है और उसे अपना बताता है, ये कहलाता है मोजाइक प्लेगरिज्म। जैसे किसी लेख के शब्द बदलकर उसे विचारों को अपने नाम से प्रस्तुत करना, ये कहलाता है। फिर है एक्सीडेंशियल
प्लेगिज्म हमारे पास, यानी आकस्मिक, जब कोई व्यक्ति किसी अनजाने से किसी स्रोत का सही संदर्भ नहीं देता तो उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक या फिर कहते हैं एक्सीडेंशियल प्लेगिज्म के नाम से जाना। जैसे किसी किताब जानकारी लेकर उसका स्रोत लिखना भूल जाना, ये कहलाता है हमारे पास। फिर है सोर्स बेस्ड प्लेगिज्म, यानी स्रोत आधारित प्लेगिज्म, यानी इसमें व्यक्ति क्या करता है, गलत या नकली स्रोत का उल्लेख करता है और या स्रोत को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करता है। अब प्लेगिज्म के क्या कारण है, देखिए हमारे पास है। पहला कि विषय की सही जानकारी के अभाव, समय की कमी, शोध जो कौशल होते हैं उनकी कमी होती है, इंटरनेट से आसानी से सामग्री मिल जाना, फिर संदर्भ देने के नियमों की जानकारी ना होना हमारे पास है। अब इस प्लेगिज्म के कुछ दुष्परिणाम, जैसे पहले शैक्षणिक प्रतिष्ठा को एक नुकसान होता है, परीक्षा या असाइनमेंट में असफलता, विश्वविद्यालय द्वारा दंड दिया जाता है, शोध कार्य की विश्वसनीयता कम होती है हमारे पास है, करियर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। अब इससे बचने क्या उपाय है, तो सही संदर्भ, यदि आप किसी भी पुस्तक, लेख या वेबसाइट से जानकारी ले रहे हैं तो इसका स्रोत पहले बताइए कि आपने कहाँ से लिया है। अपने शब्दों में इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये पैराफ्रेजिंग कहलाता है। किसी स्रोत से लिखने के बाद उसे अपने शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक, जानकारी ले लीजिए, उसे अपने वर्ड्स में लिखिए। उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करना, यूज ऑफ कोटेशन, यदि किसी स्रोत के शब्दों को जो को त्यों लिखा जाए तो इसे उदाहरण चिन्ह में क्या कर सकते हैं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है नोट्स बनाना, अध्ययन करते समय सही स्रोत के नोट बनाए ताकि बाद में संदर्भ जो है वो देना आसान हो। फिर प्लेगिज्म जांच उपकरण, देखिए प्लेगिज्म चेकर होता है, जैसे बहुत सारे आजकल टूल्स है जो बता देते हैं कि आपने कहाँ से प्लेगिज्म बेसिक कॉपी किया, सब बताता है। एकेडमिक ईमानदारी का पालन, छात्र और शोधकर्ताओं को हमेशा एकेडमिक ऑनेस्टी का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो प्लेगिज्म जो है हमारे पास है वो शैक्षणिक लेखन की एक गंभीर समस्या है। यह न केवल शैक्षणिक ईमानदारी के विरुद्ध है बल्कि छात्रों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए छात्रों को, शोधकर्ताओं को चाहिए कि वे दूसरे के विचारों का सम्मान करें और जहां संदर्भ ले उसके बारे में बताएं कि क्या हमने कहाँ से लिया, क्या इनके थॉट्स दिए थे, हमने अपने विचार इस प्रकार बताया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़े प्लेगिज्म के बारे में, ठीक है। अगला सवाल है एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और इसे जो लिखने की प्रक्रिया होती है और इसकी विशेषताओं की यहाँ पर व्याख्या भी करने बोलेगी, ठीक है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको पढ़ाया था शैक्षणिक लेखन, शैक्षणिक लेखन में किसी जो शोध हो गया, लेख हो गया या प्रबंध या थेसिस का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी संक्षिप्त जो सार को हम लोग लिखते हैं ना, इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पाठक को बेसिकली पूरे शोध या लेखक की मुख्य जानकारी जो संक्षेप में प्रदान करता है और इसके माध्यम से पाठक यह समझ सकता है कि शोध का विषय क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकलने वाला, ये बताया चलता है। अब एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ हम लोग बताने चले तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट किसी शोध पत्र, लेख, रिपोर्ट या प्रबंध का संक्षिप्त सार होता है, ठीक है, यानी समरी होता है हमारे पास है। इसमें पूरे शोध कार्य के मुख्य बिंदुओं को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सामान्यतः क्या होता है, 150 से 250 के बीच लिखा जाता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी शोध या लेख का संक्षिप्त और स्पष्ट सार क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है हमारे पास है। अब इसके उद्देश्य होते हैं, पहला पाठक को शोध के विषय के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का कार्य करता है हमारे पास है। शोध के जो उद्देश्य होते हैं और उसके जो महत्व होते हैं उनको स्पष्ट करता है। शोध की पद्धति यानी जो मेथोडोलॉजी होती है उसका ये संक्षिप्त विवरण करता है। शोध के जो मुख्य परिणाम और निष्कर्ष होते हैं उनको बताने का काम करता है। पांचवा पॉइंट है, पाठक को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि वो पूरा लेख पढ़े या नहीं पढ़े, ये समझने में मदद करता है हमारे पास है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट लिखने की प्रक्रिया होती है, पहले देखिए, पहला क्या है कि शोध विषय का परिचय देना। सबसे पहले शोध के विषय जो और समस्या का संक्षिप्त आपको क्या करना पड़ता है, परिचय देना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, शोध किसी विषय पर आधारित है, उस विषय का महत्व क्या है इसके बारे में बताइए। दूसरा है जो शोध होते हैं उनका उद्देश्य बताना है। इस चरण में यह बताया जाता है कि शोध क्यों किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, बताइए। फिर शोध पद्धति यानी मेथोडोलॉजी बताना होता है। इसमें यह बताया जाता है कि यह शोध जो है वो किस विधि से किया गया, जैसे सर्वेक्षण क्या था, प्रयोग कहाँ से किया, साक्षात्कार, विश्लेषण, सभी चीज़ जानकारी देना पड़ता है। मुख्य परिणाम यानी रिजल्ट के बारे में बताएं तो इस भाग में शोध के जो मुख्य परिणाम होता है उनको संक्षिप्त में आप क्या करते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। और निष्कर्ष भी लिखना पड़ता है हमारे पास में, यानी अंत में आप क्या करते हैं, शोध के जो निष्कर्ष और उसके महत्व को संक्षेप में आप बताने का कार्य करते हैं। अब इस एब्स्ट्रैक्ट की विशेषताएं, जैसे पहले सबसे पहले संक्षिप्तता में लिखना पड़ता है, ब्रीटिविटी, ठीक है। इसमें क्या करता है, संक्षिप्त में जो संक्षिप्तता होनी चाहिए, छोटा संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो पाठक है यानी जो रीडर से बेसिकली उसे पढ़े तो आसानी से वो समझ सके। फिर एक्यूरेसी होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में जो भी जानकारी दी गई वो सही और सटीक होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, इसमें व्यक्तिगत विचार के बजाय जो भी परिणामों को प्रस्तुत करने के वो सभी चीज़ शामिल होना चाहिए। इसमें पूर्णता होनी चाहिए, यानी एब्स्ट्रैक्ट में शोध के सभी मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से उसमें उल्लेख होना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि पाठक बिना पूरा पढ़ सके ही उसके जो मुख्य विचार है उसको वो समझ सके। और एब्स्ट्रैक्ट का महत्व बताया हुआ है
कि ये शोध का जो सार है वो प्रस्तुत करने का कार्य करता है। एब्स्ट्रैक्ट पूरे शोध का जो संक्षिप्त सार है, समरी जो है, वो बताने का कार्य करता है। पाठक का मार्गदर्शन करता है। इसके माध्यम से पाठक ये समझ सकता है कि लेख जो है उसके लिए उपयोगी है या नहीं, पढ़ सकता है। शोध को आकर्षक बनाता है। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, पाठकों का ध्यान जो है अपने और आकर्षित करता है। समय की बचत करता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी क्या कर सकते हैं, बिना विषय को समझ सकते हैं। अगर निष्कर्ष पे कहा जाए तो कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट किसी भी शोध या शैक्षणिक लेखन का वो महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पूरे शोध का संक्षिप्त और जो कह सकते हैं स्पष्ट सार प्रस्तुत करता है। एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जो होता है संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यात्मक होता है। इसमें शोध के उद्देश्य, पद्धति और परिणाम और निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण किया जाता है। इस प्रकार कहा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट जो है लेखन पाठन में पाठकों को विषय समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा क्या होता है, और इन टेक्स्ट सिटेशन, ठीक है, या साइटेशन जिसे आप कह सकते हैं, क्या होता है, इसे उदाहरण देकर आपको समझाने बोला गया यहाँ पर। तो सबसे पहले ये बात करते हैं क्या होता है हमारे पास रेफरेंसिंग। देखिए, जो हम लोग शैक्षणिक लेखन यानी एकेडमिक राइटिंग में जब हम किसी पुस्तक, लेख, शोध पत्र हो गया या किसी वेबसाइट से जानकारी लेते हैं तो उस स्रोत का उल्लेखन करना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रेफरेंसिंग कहलाता है, या कह सकते हैं इनटेक सिटेशन के माध्यम से किया जाता है हमारे पे। यानी अगर मान लीजिए कहीं से भी आपने कोई डेटा लिया, उस डेटा के बारे में जानकारी देना रेफरेंसिंग या इन सिटेशन के माध्यम से होता है, ठीक है। अब इसमें यह स्पष्ट होता है हमारे पास है कि जानकारी किस स्रोत से ली गई है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेगरिज्म से भी बचाया जा सकता है। इसलिए शोध कार्य हो गए, लेखन हो गया या असाइनमेंट पे रेफरेंसिंग और साइटेशन का हमारे पास है क्या होता है, इस्तेमाल या फिर बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे पास है। तो रेफरेंसिंग क्या होता है अगर बात करें तो रेफरेंसिंग क्या है। रेफरेंसिंग वो प्रक्रिया है जब हम किसी लेख, शोध या पुस्तक में, तो रेफरेंसिंग क्या होता है, रेफरेंसिंग वो प्रक्रिया है जब हम किसी लेख, शोध या पुस्तक में उपयोग किए गए सभी स्रोतों की जो सूची है जब अंत में देते हैं, ये क्या कहलाता है, रेफरेंसिंग कहलाता है। इसमें उन पुस्तकों, लेखों, वेबसाइट या जितने भी अन्य स्रोत हैं उनका पूरा विवरण दिया जाता है जिनसे हम लोगों ने जानकारी ली है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी भी शोध या लेख के अंत में उपयोग किए गए स्रोतों की सूची देना क्या कहलाता है, रेफरेंसिंग कहलाता है। मान लीजिए आपने किसी पुस्तक से जानकारी ली है तो रेफरेंस इस प्रकार लिख सकते हैं कि शर्मा जी के ये जो बुक है पब्लिकेशन जानकारी शामिल है, ठीक है। इसमें शामिल जानकारी होती है, इसमें लेखक का नाम दिया जाता है, प्रकाशन जो वर्ष है यानी पब्लिशिंग ईयर भी वो जानकारी दिया जाता है, ठीक है। पुस्तक का नाम दिया जाता है, प्रकाशक का नाम दिया जाता है, ठीक है। इन टेक्स्ट साइटेशन क्या कहलाता है हमारे पास है, यह वो प्रक्रिया जिसमें लेख के भीतर ही ये बताया जाता है कि ये जानकारी, मतलब आपने वो चीज़ लास्ट में बताया और ये चीज़ आप कहाँ बताओगे, पहले बताओगे, बस यही अंतर है हमारे पास है, ठीक है। बीच में कहीं पर बता दोगे, यही होता है। यह सामान्यतः लेखक के नाम और वर्ष के रूप में दिया जाता है। जैसे लेख के अंदर किसी स्रोत का संक्षिप्त लेखन करना इन टेक्स्ट साइटेशन कहलाता है हमारे पास है, ठीक है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे शिक्षा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कोई किताब है उससे लिया गया, ये पब्लिशिंग ईयर दे दिया इस पर, या फिर इस किताब के अनुसार शिक्षा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आप इस प्रकार बता सकते हो। तो रेफरेंस और रेफरेंसिंग और इन साइटेशन में क्या अंतर होता है हमें बताना है। पहला, स्थान के रूप में बताया जा रहा है, यह किसी भी जो कहते हैं रेफरेंसिंग जो होता है वो लेख या शोध के अंत में दी जाती है। इनटेक्स्ट साइटेशन हमारे पास लेख के अंदर दिए जाते हैं। दूसरा, रेफरेंसिंग में स्रोत का पूरा विवरण होता है, लेकिन इनटेक्स्ट साइटेशन में संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी जाती है। उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसमें सभी स्रोतों की जानकारी होती है, और यह इसे इनटेक्स्ट साइटेशन में यह होता है कि यह बताना है कि जानकारी जो किस स्रोत से ली गई है। फिर दूसरा, रूप के बारे में बात करें तो रेफरेंसिंग विस्तृत रूप में लिखा जाता है, इसमें लेखक का नाम और वर्ष के रूप में इसे लिखा जाता है, यानी शॉर्ट रूप हो गया हमारे पास। रेफरेंसिंग के प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर रेफरेंसिंग स्टाइल उपयोग की जाती है, एपीए स्टाइल में लिखी जाती है, एमएलए स्टाइल हो गया, शिकागो स्टाइल हो गया, हार्वर्ड स्टाइल हो गया। प्रत्येक शैली में रेफरेंसिंग लिखने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। रेफरेंसिंग और साइटेशन का जो महत्व होता है बताया गया, प्लेगिज्म से बचाव किया जाता है ताकि ये दूसरे के कार्य को उचित यहाँ श्रेय दिया जाता है कि कहाँ से लिया गया। विश्वसनीयता बढ़ता है। सही स्रोत लिख देने से क्या होता है, लेख जो है अधिक विश्वसनीय बनता है। पाठक को स्रोत खोजने में क्या होता है, मदद होता है। पाठक आसानी से मूल स्रोत तक पहुंच सकता है और शैक्षणिक ईमानदारी इससे बनी रहती है। यह अकादमिक ईमानदारी को बनाए रखने में मदद करता है। अगर निष्कर्ष के बारे में बात करें तो अंततः हम कह सकते हैं कि रेफरेंसिंग और इन टेक्स्ट साइटेशन शैक्षणिक लेखन के महत्वपूर्ण भाग है। इनके माध्यम से हम दूसरों के विचारों और शोध कार्यों को उचित सम्मान देते हैं। रेफरेंसिंग के सभी स्रोतों का विस्तृत विवरण दिया जाता है, जब इन टेक्स्ट साइटेशन में लेख के अंदर ही स्रोत का जो संक्षिप्त उल्लेख करते हैं। इस प्रकार सही तरीके से रेफरेंसिंग और साइटेशन करने से जो शोध कार्य होता है वो अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनता है हमारे पास। अब इसी वीडियो में मैं आपसे बच्चों को पहले बोल चुका था कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बता दूंगा, ठीक है।
तो यूनिट 1 में आपसे बच्चों को ये टॉपिक पढ़ना था, एकेडमिक राइटिंग। यूनिट 2 में सिनॉप्सिस और प्लेगिज्म पढ़ना था, रिपोर्ट राइटिंग, एकेडमिक ऑनेस्टी पढ़ना था, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना था, रेफरेंसिंग पढ़ना था, इंटेक्स साइटेशन पढ़ना था, डिएटेशन एंड थेसिस पढ़ना था, राइटिंग लेटर्स एंड पढ़ना था। हमने लगभग आपसे बच्चों के जितने भी यूनिट्स हैं वो लगभग कवर करा दिए हैं। इसके बावजूद हमने आपसे बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने भी है। हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से करवा दिए, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जो आप लोग खुद भी पढ़िएगा। इसलिए यहाँ पर पहला सवाल नोट डाउन करिएगा कि शैक्षणिक लेखन यानी एकेडमिक राइटिंग क्या होता है और इसकी विशेषताओं और महत्व का आपको वर्णन करने बोला गया। ठीक है, पहला सवाल हमारे पास है। दूसरा है शैक्षणिक लेखन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनकी व्याख्या करने बोली गई है। तीसरा सवाल है सिनॉप्सिस क्या होता है और इसके मुख्य भागों का वर्णन करिए। फिर चौथा है प्लेगिज्म क्या होता है, इसके प्रकार और इससे बचने के उपाय बताइए। पांचवा है रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है या रिपोर्ट लेखन क्या होता है, इसकी संरचना महत्व समझाइए। छठा है अकादमिक ईमानदारी यानी एकेडमिक ऑनेस्टी क्या होता है, इसके महत्व को स्पष्ट करिए। सातवां लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और इसे लिखने की प्रक्रिया और विशेषताओं की यहाँ पर व्याख्या करिए। आठवां है कॉन्फ्रेंस पेपर क्या होता है और इसे लिखने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। नौवां हमने पढ़ा है अभी कि रेफरेंसिंग और इनटेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, इसका अंतर बताइए। 10वां आप लोग खुद पढ़िएगा कि डिसर्टेशन और जो थीसिस होता है इसमें अंतर क्या होता है ये बताना है और इसके मुख्य भागों की आपको व्याख्या करनी है। 11 नंबर क्वेश्चन था कि बायोडाटा और जो करिकुलम विटा जिसे सीवी कहते हैं, ठीक है, इसके अंतर स्पष्ट करिए। फिर औपचारिक पत्र और जो आवेदन पत्र होता है यानी फॉर्मल लेटर और जो एप्लीकेशन होता है, दोनों के बीच में अंतर को लिखने की संरचना के आधार पर बताना है। तो